हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप तो बहुत अच्छे ही होंगे। अरे क्यों रे मोहित? क्योंकि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं इसलिए वो अच्छे ही होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि पी ब्लॉक के बाद कौन सा चैप्टर आता है, वो आता है चैप्टर नंबर 8 और डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स। तो हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो डी और एफ है उसमें से हम आज शुरू करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसके बाद हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों बने रहो वीडियो में पूरी डी ब्लॉक को जानने के लिए। तो शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर। जल्दी कर दो रे, नहीं किया मोहित? कर दिया ना, वेरी गुड। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट टॉपिक हम कौन सा लेंगे? वो लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमने लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनको डी ब्लॉक क्यों कहा जाता होगा? जल्दी से बता दो क्यों कहा जाता है। अरे इसलिए कहा जाता है सर, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें किसी एलिमेंट का, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में पड़ता है, कहां पड़ता है? डी सब सेल में पड़ता है, तो सर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इट्स इजी सर, ऐसा क्वेश्चन हमसे बिल्कुल मत पूछो। ओके, तो सब देखो क्या लिख सकते हैं हम? लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in outermost shell of outermost यहां पर हम ये भी लिख देते हैं क्या? डी सब सेल। ओके, क्या? डी सब सेल क्या लिखते हैं भैया? लास्ट वाली, ठीक है, लास्ट वाली का जो डी सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसमें। और अगर एस में करेगा तो सर एस ब्लॉक का होगा, पी में करेगा तो सर पी ब्लॉक का होगा, डी में करेगा तो सर डी ब्लॉक का होगा, और एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक का है। सर हम जानते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत जरूरी है और उसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना है? आप बाउ। कीप इन माइंड, आप बाउ पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बाउ को दिल में बसा के रखना, दिल में जगह नहीं है तो दीवार में बसा के रखना, ठीक है, जिससे तुम उसको देखो और तुमको याद रहे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसका? डी ब्लॉक का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो क्या होता है देखो जल्दी से, 3D 1 to 10, और क्या होगा? और यहां पर क्या कर सकते हैं हम? n-1 भी कर सकते हैं। ओके, और यहां क्या करते हैं? n4, हाँ फिर वही बात हो जाती है, 4s122। ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब सर ये भी हमको समझ में आ गया। सर इसमें एक 3D सीरीज होती है प्यारे बच्चों, जरूर होती है, इसको याद रखना। इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सी सीरीज होती है? वो 4D सीरीज होती है। इसके नीचे वाला क्या होता है? वो होती है 5D सीरीज होती है सर। अब इसको 3D सीरीज क्यों कहते हैं बताओ? जैसे हमने एक लिखा स्कैंडियम सब टीबी कम फैको निकाजो। ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद करना जरूरी है, एलिमेंट याद होने जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से इसे याद कर लो। सब टीबी, देखो हमने कैसे याद किया, उसको अपना निमोनिक भी बना सकते हो, उल्टा पुल्टा जो भी याद करना है, ठीक है। सब टीबी कम फैको निकाजो। ओके, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बबुआ? 21 होता है सर, 22 होता है सर, 23 होता है सर, 24 होता है सर, 25 होता है सर, 26 होता है सर, 27 होता है सर, 28 होता है, 29 एंड 30 होता है सर जिंक का। ओके सर, समझ में आ गया। ये 3D सीरीज क्यों कहलाती है सर? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस वाली सब सेल में पड़ता है? 3D में पड़ता है, इसलिए कौन से सेल है? अरे 3D सीरीज है बबुआ, है? नीचे वाली 4D सीरीज काहे कहलाती है? इसलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पड़ता है बबुआ? 4D में पड़ता है, इसलिए पड़ती है। ओके,
अब ससुरा ये 5D क्यों कहलाती है? अरे बहुत इजी है रे बबुआ, कहा कि 5D में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बोलेंगे? 5D सीरीज बोलेंगे। अब मैं देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं सीधे। जिंक के बाद क्या आता है? कैडमियम। कैडमियम के बाद क्या आती है? मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब तुम कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पड़ेगा? 4D में आएगा, इसलिए इसको 4D सीरीज बोलते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये भी खत्म हो गया बात। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें देखो हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्या लिखा है? दूसरा टॉपिक। अभी दूसरा टॉपिक इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट डाउन करो या उसको हाईलाइट करो बुक में, जल्दी से करो। और ये ऐसे सूबे में बैठ के काम नहीं चलेगा भैया, सूबे में बैठ के सूप पीने से काम नहीं चलेगा भाई, ये कॉपी पेन लेके लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे दूसरा नंबर का जो आज का टॉपिक है हमारा, इसमें बात करेंगे अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यह है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, इनको जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है? सर किसने कह दिया आपसे? हैं? नहीं कहा जाता, हम नहीं मानते। अरे कहा जाता है रे बबुआ। अब क्यों कहा जाता है? बताओ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहेंगे, कीप इन माइंड, जिनकी जो डी वाली सबसेल है, या चाहे वो 3D हो, हम इसको क्या कर देते हैं? डी सबसेल। ओके, डी सबसेल क्या हो? डी सबसेल नॉट फुल फिल्ड। ओके, ये देख लो, इसको देख लो पहले, जल्दी से देखो इसको। अगर किसी डी ब्लॉक के एलिमेंट की डी सबसेल, अरे डी सबसेल फुलफिल्ड नहीं होती है, क्या नहीं होती है? डी सबसेल फुलफिल्ड नहीं होती है, तो उसको सर बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सर हमको आता है, सर पढ़ा है हमने बुक में। क्या बोलते हैं? जिसमें डी पूरी नहीं होंगी, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। बता के दिखाओ, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट है, जल्दी से कमेंट करके दिखाओ। 3 एलिमेंट ऐसे हैं। कितने? 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो डी ब्लॉक के होते हुए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। सर क्यों नहीं कहते? मैं कहूंगा। अरे नहीं कहते बबुआ, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि उनकी डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होनी चाहिए। अगर उनकी फुलफिल्ड होंगी तो वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएंगे, और अगर फुलफिल्ड नहीं होगी यानी कुछ ना कुछ वैकेंट है। डी में टोटल कितने आते हैं? 10 आते हैं। अगर उसमें 9 हो, 8 हो, 6 हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो, फुलफिल्ड नहीं है तो उन्हें ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, क्या लिखा? जिंक 13 होता है, 30 होता है। सो 1s2 मेरे प्यारे बच्चों, 2s2 एंड 2p6, 3s2 3p6 एंड 3d10 4s2 बबुआ। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, फिर यहां नहीं आएगा, ऑर्बिटल यहीं रहेगी, सबसेल यहीं सबसेल नहीं खिसकनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल कहां होगा? पहले 4s में जाएगा, 4s से फिर किस में आएगा? फिर आएगा 3d में, और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। अब देखो इसमें 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d फुल फील्ड है कि नहीं है? सर फुल फील्ड है, ये तो पूरी भरी पड़ी है, फुल फील्ड पूरी बड़ी, इसको जरूरत ही नहीं है सर, और इसको जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या है? नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या है मेरे प्यारे लालू? नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट है, ओके। और वैसे ही पता है ये ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर जो 12 है। कौन सा ग्रुप नंबर है? 12। ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं यहां पर। उनको कहलाते हैं, उनको कहा जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन
एलिमेंट, ये क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, जल्दी से तो नोट डाउन करो, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक और बोलते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, जल्दी से लिख लो कहीं पे, नॉट ट्रांजिशन, इनको दूसरा नाम दिया गया क्या, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, इनके सिवाय जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट। ओके, अगर ये फॉरगेट हुआ तो देख लेना। यस, तो ये मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि कौन कौन से इसमें से नहीं होते हैं। तो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड नहीं होती है। ठीक है, जिनकी भी फुलफिल्ड नहीं होगी वो ट्रांजिशन होंगे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। और मरकरी तुम्हें पता है ना, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में कौन सी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है? ये देखो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, तुम भी इसको नोट कर लो। एट रूम टेम्परेचर, ओके, किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड। और जबकि है क्या, ये मेटल है। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, तो ध्यान देना है, एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो एट रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। अब है मेटल, अब मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, सर ये लिक्विड है। अरे एक्सेप्शन है यार, मानता ही नहीं है, निकलता रहता है अपने साइड से है। तो मरकरी, इसको ध्यान में रखना, समझाना इसको, सॉलिड में आ जा तो काहे लिक्विड में रहता है रे ये, बट है वो क्या, मेटल है। ठीक है, यस। अब हम चलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, अरे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये अभी इसका अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, पक्का क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना इसको। इसको मैं इरेज भी कर देता हूं, इसको इरेज करने से कोई फायदा नहीं। अब सर ये एटोमाइजेशन क्या होता है ये बताओ पहले हमको। सर एटोमाइजेशन हमने पहली बार ही सुना, हमने तो सुना ही नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हो हमको हैं। पहले ये बताओ एटोमाइजेशन क्या होता है, फिर हम मानेंगे आपसे अगली बात। तो मेरे प्यारे बच्चों एटोमाइजेशन होता है, ध्यान से सुनो, जैसे हमारे पास ये है CH4 है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, C और 4 हाइड्रोजन क्या कर दिए, अलग कर दिए। क्या कर दिए, 4 हाइड्रोजन अलग कर दिए। तो इसको कहते हैं एटोमाइजेशन। मतलब किसी भी कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल्स है, उसको उसके एटम में चेंज करना। सारे बॉन्ड तोड़ दिए तुमने और उसको किस में चेंज कर दिया, वो एटम में चेंज कर दिया। देखो जैसे कि यहां पर था ना C, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगे थे। ठीक है, तुमने इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसको भी, सब बॉन्ड तोड़ दिए। अरे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए भाई ऐसे तोड़ना टूट जाता है किसी का बॉन्ड, किसी का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, रिश्ता बहुत प्यारी चीज होती है और तुम रिश्ता तोड़े जा रहे हो। रिश्ता तोड़ोगे तो एनर्जी खर्च हो जाएगी तुम्हारी, है, और तुम्हारी एनर्जी खर्च हो जाएगी तो तुम लुल पड़ जाओगे, लुल, काम ही नहीं कर पाओगे। इसलिए बॉन्ड बनाने में ध्यान देना चाहिए, बॉन्ड तोड़ने में कभी ध्यान नहीं देना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, यस, दिया जलाने में ध्यान देना चाहिए। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था, किसी भी मॉलिक्यूल्स को उसके एटम में चेंज करना उसे बोलते हैं एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन करने में एनर्जी लगती है रे बाबा, क्या लगती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये भी समझ में आ गया। अब ये एटोमाइजेशन पता है किस पे डिपेंड करता है, अगर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, मैं डायरेक्टली प्रपोजल, देखो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला है, ये अगर तुमको याद है ना, इस मतलब तुम्हारा दिन निकल गया, मतलब दिन बन गया भाई, दिन बन गया। क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड नंबर ऑफ रुको, हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये है।
देखो ध्यान से, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग ज्यादा होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग करेंगे। अरे पेयर्ड थोड़ा ना करेंगे, पेयर्ड कैसे कर देंगे? जैसे तुम और तुम्हारी वाइफ जा रही हो है, तुम किसी से औरों से हैं, अगर इधर को भी देख लिया ना, तुम्हारी बीबी तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खोलेगी, गोटियां हैं। तुम जा रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बगल में हो और तुमने किसी और को देख लिया थोड़ा सा ऐसे करके हैं, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे दोनों बॉलों को निकाल के खेलेगी, बॉल बॉल है, तो गोटियां निकाल के खेलेगी। कीप इन माइंड, अगर तुम पेयर्ड हो ऑलरेडी तो कैसे तुम किसी और से पेयर्ड करोगे? नहीं करोगे ना। बट इफ यू आर अनपेयर्ड देन आप क्या करोगे? बॉन्डिंग करोगे। और अगर ज्यादा ज्यादा बॉन्डिंग होगी, अगर कोई बंदा ज्यादा बॉन्डिंग बनाता है तो इसका क्या मतलब है? जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसकी एंथैल्पी एटोमाइजेशन की क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर यहां पर 4 बॉन्ड थे तो इसकी एटोमाइजेशन, और अब अगर ये होता, सपोज कितने बॉन्ड हैं यहां, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, और इसको तोड़ दिया हमने, ठीक है, कितने बॉन्ड हैं? टेल मी। 3 बॉन्ड है ना इसको, तो बताओ 3 बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी या 4 बॉन्ड को तोड़ने में? सर ऑब्वियसली 4 बॉन्ड को तोड़ने में। तो मैंने क्या बताया, इसके पास कितने अनपेयर्ड हैं देखना, अगर तुम निकालो तो इसके बाद 3 अनपेयर्ड आते हैं, और इसको निकालो तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड आते हैं? 4 आते हैं। तो किसको समझ में आया तो जल्दी से हाथ खड़ा कर दो, लाइक कर दो, समझ में आ गया। तो अगर किसी भी कंपाउंड यानी डी ब्लॉक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली ज्यादा होगी। बस इसको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना? यस, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास जिंक है, ठीक है, और ये हमने ले लिया Mn, मैंगनीज, जो कि 25, और ये कितना होता है? 30 होता है। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 एंड 3d 10 और 4s2। ओके, इसकी भी बात कर देते हैं। 1s2 2s2 एंड 2p 6 3s2 3p 6 3d कितना होगा? 5 होगा। 4s2 देख लो कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं इसमें, निकाल के दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसमें अनपेयर्ड बता दो जरा, कहीं पर एक अनपेयर्ड भी मिल जाए तो तुमको। 1 2 3 4 5, ठीक है, सब पेयर्ड हैं, सब पेयर्ड हैं, सब पेयर्ड हैं। जल्दी से बोलो, लाइक कर दो जल्दी से, 100 लाइक्स। अब बताओ ये कितने बॉन्ड बनाएगा? सर 5 बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये कितने बनाएगा? कम। तो एटोमाइजेशन एनर्जी यानी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ध्यान से देखना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ओके, ऑफ Mn इज ग्रेटर देन किससे? किससे होगी? जिंक से। ये देखो, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से यस बोलो। है ये है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, जितना जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखो, इसको इरेज करते हैं पहले। इसको इरेज कर दिया। देखना, हाँ, ये हमने लिखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये है, ठीक है। इसमें से ये 3D सीरीज है, सबसे ज़्यादा, जैसे याद रखो, एक मैं निमोनिक बता देता हूँ, वी को, ये याद है वी। अब वी से क्या हो गया? ये सबसे ज़्यादा एटोमाइजेशन एनर्जी किसकी जाती होती है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसकी होती है सबसे ज़्यादा, पहले नंबर पे। हाँ, ये उसके बाद आई किस में होता है? सर टाइटेनियम में, दूसरे नंबर पे ये, इसको याद रखना, ठीक है। और फिर CO किस? कोबाल्ट, ये नंबर 3rd है। 4th नंबर याद करने की जरूरत नहीं, अगर ये याद है तो सारा काम हो जाएगा। तो कीप इन माइंड, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। वीको से याद रखना है, ठीक है, वीको, ठीक है, वीको से याद रखना है किसकी? वेनेडियम की सबसे ज्यादा होती है, फिर टाइटेनियम की होती है, फिर कोबाल्ट की होती है। क्या? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो कीप इन माइंड, सो एटोमाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी।
अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लिया होगा तुमने, नहीं किया तो डंडा लगाएंगे, डंडा तुमको कहाँ लगाएंगे? सर हमने नोट कर लिया, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, पहले से ही नोट करके रख देते हैं। तुम इंटेलिजेंट हो। चलो अब पहुंचते हैं हम फिफ्थ वाला टॉपिक है। क्या है फिफ्थ वाला टॉपिक? देखो फिफ्थ वाला टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये पता करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोशन करता है। दो तरीके के मोशन होते हैं। कैसे? एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है और दूसरा क्या होता है? स्पिन मोशन होता है। अगर कोई भी चीज मोशन करती है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ये हम सबको पता है ना। जब भी कोई मोशन करता है तो उसमें एक मैग्नेट आता है, और अगर तुम एक जगह पे रुक गए तो तुम में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। सो कीप इन माइंड, हमेशा क्या करना? आगे बढ़ते रहना और हार्ड वर्क करते रहना और रुकना मत मेरे साथ, ठीक है? हमेशा मेहनत करते रहना, खूब पढ़ना, ठीक है? और अपने टारगेट तक जब तक नहीं पहुंचो तब तक बिल्कुल नहीं रुकने का, ओके? और मैं तुम्हारे साथ में हूं ना? लाइक तो कर दो, पसंद आया तो। अब यहां देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है? और अगर सबके उनके पास क्या है? सारे पेयर्ड हैं, तो सारे पेयर्ड हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डाई मैग्नेटिक। ये डाई मैग्नेटिक हो गया। ये भी समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? सर हमको बिल्कुल समझ में आ गया। अब सुनो, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? S+L 4S S+1 L L+ का फॉर्मूला हमने तो कभी सुना ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, ये स्पिन है और ये क्या है? ऑर्बिटल, ठीक है? ऑर्बिटल जो मोशन कर रहा है ना, ऑर्बिटल मोशन, मैंने भी बताया इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दो मोशन कर रहा है। एक स्पिन मोशन करता है, ओके? इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन होते हैं, एक होते हैं स्पिन मोशन, ओके? और दूसरा क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन, अरे जैसे हमारा अर्थ करता है रे बाबा, हमारा अर्थ भी क्या करता है? दो मोशन करता है ना। अर्थ क्या कर रहा है? ऐसे देखो, ये सूरज है, मैं सूरज हूँ, हाँ मैं सूरज हूँ, तुम्हारा सूरज नहीं है। जब देखो तुम्हारा मेरा सूरज आ गया, नो तुम्हारा सूरज नहीं है, ये सूरज है। और सूरज के चारों ओर घूम रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है, ठीक है? तो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी दो मोशन कर रही है। एक तो पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रही है, आई मीन सूरज के चारों ओर घूम रही है, वो कौन सा मोशन है? ऑर्बिटल मोशन है। वो खुद भी घूम रही है, जिससे दिन रात होते हैं, उसको स्पिन मोशन कहते हैं। अगर पृथ्वी खुद स्पिन ना करे ना तो दिन रात नहीं होंगे, और अगर वो ऑर्बिटल मोशन ना करो तो जो सीजन्स होते हैं यानी ऋतुएं होती हैं, ठंडा गर्म, ये मौसम, ये नहीं आएंगे। कीप इन माइंड, ठीक है? तो वैसे ही जैसे अर्थ अर्थ मोशन करती है, दो मोशन, वैसे इलेक्ट्रॉन भी मोशन करता है, ठीक है? अब देखो, तो ये किसकी वजह से है? ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, हाँ ये मैग्नेटिक मूवमेंट S+L का स्पिन मोशन की वजह से जो आया है और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से आया है, ठीक है? अब ऐसा होता है ना, जो ये ऑर्बिटल मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन बहुत धीरे होता है ना। देखा तुमने अर्थ का एक साल में वो एक चक्कर काटता है ना? और स्पिन मोशन एक दिन में 24 घंटे में पूरा चक्कर कट जाता है ना? तो ये मोशन बहुत तेजी से होता है। तो क्या करते हैं? इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है? इसको हटा देते हैं। क्या? इसको हटा दिया, फॉर्मूले से गायब कर दिया। ये हो गया, ठीक है? अब S बराबर क्या होता है? S हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। S क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। और किस पे डिपेंड करता है? n/2 पे। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 कर दिया तो पता चल जाएगा कितना स्पिन है। तो यहां से क्या निकल के आ गया? देखो 4 n/2 प्लस 1, ओके? तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2n, और यहाँ पर हो गया n+2, और ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या आंसर आ गया? n+2। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है? तो म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ये। और पीछे से क्या लग जाएगा? यूनिट क्या होती है सर? Bm होती है, बोर मैग्नेटॉन। यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक मोमेंट की? बोर मैग्नेटॉन। जल्दी से दोहराओ मेरे साथ, रिपीट करो, बोर मैग्नेटॉन। क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन,
तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग डी ऑर्बिटल यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? इस फॉर्मूले से। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये जरूर पता करना पड़ेगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के फिर उनके ऑर्बिटल्स लिख के तो पता चल जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गए फिर तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। और उसमें अगर मैग्नेटिक उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आए कोई, तो वो क्या हो जाएगा? उस डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक का होता है वो नॉट जीरो, कुछ ना कुछ होगा। ये इसको ध्यान रखना। अब पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं सर, ये भी तो बता दो। जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट, ये तुम्हारी वो तुम्हारी वो, ये तुम्हारी वो, ठीक है, तुम उसकी ओर क्या खींचे चले आ रहे हो, खींचे चले आ रहे हो, खींच। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, जो मैग्नेट की ओर क्या करता है? खींचे चले जाता है। अब डायमैग्नेटिक ये वो, और तुम पीछे को जा रहे हो, ये तुम्हारा दोस्त, खड़ूस वाला दोस्त है, ठीक है, तुम उससे बहुत प्यार नहीं करते, ओके, बहुत हेट करते हो, ठीक है। तो तुम जैसे तो तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो तुम क्या करोगे? बैक जाओगे, तो तुम क्या होगे? डायमैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड में बैक जाता है, क्या जाता है? बैक जाता है, पीछे को जाता है, आगे नहीं जाता, रिपेल होता है। क्या होता है? रिपेल, अट्रैक्ट नहीं होता है। कमेंट करके एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम बता देना, ओके। नहीं बताया तो अरे मोहित जरा लेके आओ डंडा, बता दिया ना, वेरी गुड। अब इधर देखो, तो ये मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिफ्थ वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम चलेंगे 6 नंबर का टॉपिक है जो, तो हमारा जो डी ब्लॉक है वो चल रहा है जैसा हमको पता है। और डी ब्लॉक में आज थोड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एफ पे बात करेंगे, लेकिन अभी डी को कंप्लीट करेंगे पहले। तो जहां जहां से डी से कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। तो छठा क्या है? छठा है फॉर्मेशन। अरे फॉर्मेशन काहे लिख दिया? अरे बबुआ, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ये कलरफुल आयन बनाते हैं, कलर्ड आयन, ठीक है। अब ये कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं उस पे बात करते हैं, ठीक है। कलर्ड आयन इसलिए बनाते हैं, एक ही आंसर है, डी डी ट्रांजिशन। जो डी डी ट्रांजिशन कर सकता है, क्या कर सकता है? डी डी ट्रांजिशन कर सकता है, वो क्या बना सकता है? कलर्ड हो सकता है। अगर ट्रांजिशन नहीं करेगा तो फिर वो कलरफुल नहीं होगा, ठीक है। अब डी डी ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए? डी में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओके। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है या डी में क्या 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? कलरलेस होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कलरलेस होने वाला है। इतना समझ में आया? यस। और अब एक और चीज, अभी डी डी ट्रांजिशन क्या होता है सर? डी डी ट्रांजिशन CFT बताती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ये डी ऑर्बिटल है, ओके। जब लिगेंड इसके पास आते हैं तो ये क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। यहां 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं, 1 2 3, और यहां कितने हो जाते हैं? यहां हो जाते हैं 2। ये इतना समझ में आया? तो अब क्या हुआ? जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया। अब क्या होगा? इसको क्या बोलते थे हम? T2G, और ये क्या होती है? EG, ओके। तो डी डी ट्रांजिशन, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। तो डी से डी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है तभी क्या होता है? अब वो जब ऊपर को जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब नीचे को वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। और यही एनर्जी हमारी आंख में पड़ने वाली है। क्या पड़ने वाली है? हमारी आंख में पड़ने वाली है। ये आंख में पड़ने वाली, और हमारी आंख में पड़ेगी तो हमको वो कलर दिखाई देता है। तो ये होता है डीडी। तो एक ही याद रखना है, कोई भी कलरफुल क्यों होता है? क्योंकि वो डीडी ट्रांजिशन कर सकता है, और अगर वो डीडी ट्रांजिशन नहीं करेगा तो वो कलरफुल नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? आया नहीं? आ गया सर, यस। अब देखो तो, और जिसमें डी में फुलफिल्ड होगा या 0 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? कलरलेस होगा। ऐसा क्यों? देखो, अगर इसमें क्या होंगे? सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये फुलफिल्ड हो गए, फुलफिल्ड हो गए तो अब ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा बताओ? जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कलरलेस होगा। कीप इन माइंड। सो डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही उसमें क्या होता है? कलर होता है,
ओके, अब एक और होती है बातें, एक कॉम्प्लीमेंट्री व्हील होती है। देखो कलर व्हील बनाई मैंने, क्या कलर व्हील, ये बना दी कलर व्हील। तो कलर व्हील में देखो क्या होता है, ये बना दिया वी, ये देखो इसमें जैसे विबग्योर होता है ना, सबको याद है, विब GYOR, विबग्योर का जो आई होता है वो कट जाता है और सारी कलर है। देखो ब्लू, वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। इसमें क्या होता है, जैसे कि उसने रेड कलर एब्जॉर्ब किया, जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया उसने कौन सा एनर्जी ली थी, रेड की ली थी। तो जब वो बाहर जाएगा तो जब तो हमारी आंखों में पड़ेगा तो कौन सा निकालेगा, ग्रीन। तो हमको वो चीज क्या दिखेगी, ग्रीन दिखेगी। क्या दिखेगी, ग्रीन। इसको ध्यान देना है। जैसे हमको कोई चीज ग्रीन दिखती है तो इसका ये मतलब है वो ग्रीन, वो जो सनलाइट है उससे कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, वो रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होती है। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सो ग्रीन एंड रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स टू ईच अदर। ओके, अगर वो रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखेगा, और ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो क्या दिखेगा, रेड। वैसे ही येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट दिखेगा, वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा। तो समझ में आ गया, आया, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये भी समझ में आ गया कि कैसे कोई कलर शो करता है। उसका एक ही आंसर होता है, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन स्पेशल, मतलब एक अलग तरीके से मैं CFT में बताऊंगा जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, डीडी ट्रांजिशन कीप इन माइंड। ओके, ये भी इरेज कर देते हैं सर, ये भी हमको समझ में आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, 7th टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ये बात हो रही है। अब कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स में दो चीजें लगती हैं। क्या लगती है सर, कॉम्प्लेक्स लुईस एसिड होता है, ओके, और प्लस लुईस बेस होता है। क्या होता है, लुईस बेस होता है, लुईस एसिड एंड लुईस बेस होता है। ठीक है, ये दो बनाते हैं तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। ठीक है, या इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। इसका एक अलग से चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना। हाँ, क्या ये जो लुईस बेस होता है इसको यहाँ क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ लुईस एसिड होता है जो, उसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये बहुत अच्छा लुईस एसिड है। ऐसा क्यों होता है पता है, इनके पास ना वैकेंट क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसलिए होता है ऑर्बिटल्स। अगर ना किसी के पास, देखो लुईस बेस क्या करेगा, इसके बाद तो लॉन पेयर होता है ना, लॉन पेयर। लॉन पेयर, अब लॉन पेयर किसको देगा, जिसके बाद डी ऑर्बिटल खाली होंगे ना। तो जो ये है ना, किसके, जो हमारी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है, यानी ये बहुत अच्छे से लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। तो जो भी अच्छे से लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है, वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो कीप इन माइंड एक ही चीज, क्या, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनकी वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, उनके पास बहुत सारी वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेना। ओके, सोफे में बैठ के मूंगफली खाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। कर्म करना पड़ेगा, कर्मणि वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। ये इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा है, इसे भी इरेज कर दो, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी। ओके, कैटेलाइटिक। 8th है कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज। अब
जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है बहुत अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। आई मीन देखा तुमने, अभी देखो ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया, मेरे बारे बच्चों के चरम को आता है, ये तो अमोनिया बना दिया। अमोनिया में जो कैटेलिस्ट होता है कौन होता है? आयरन होता है ना। आयरन कहाँ का है? अरे सर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस देख लो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की, वैनेडियम ऑक्साइड है ना। निकल देख लो अपना हाइड्रोजनेशन करने में, अगर तुम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करेंगे किसमें? डालडा में, यानी वेजिटेबल घी में, कौन लगता है? निकल लगता है। ओके, या प्लेटिनम लगता है। ओके, क्यों लगते हैं? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ऐसा क्यों करते हैं? ये कैटेलिस्ट के तौर पे ही क्यों काम करते हैं? आई मीन ये बहुत अच्छे कैटेलिस्ट होते हैं। इनका एक ही कारण होता है, याद रखना है, ठीक है? पता है क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते पता है? वेरिएबल क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे सोडियम है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है। वो चेंज करता है कभी? क्या +2 कभी +3 ऐसा जाता है? नहीं जाता ना। वो कभी भी कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं कर सकता। जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं, जो वेरिएबल हैं, आई मीन चेंज करते हैं कि कभी +1 हो जाए, कभी +3, कभी +5, वही कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। कीप इन माइंड। क्या? तो इसका आंसर क्या है? अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम बताएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन को वेरी करने में बहुत अच्छे होते हैं। वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जैसे हमें डी ब्लॉक में पता है सबसे ज्यादा कौन करता है? मैंगनीज करता है। Mn कितनी करता है? +7। ये क्वेश्चन भी आता है कौन सबसे ज्यादा करता है, तो कीप इन माइंड Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जा सकती है? Mn की +7 तक जा सकती है। ये सबसे ज्यादा दिखाता है 3D सीरीज में। ओके, OS ये कितनी कर सकता है? +8। मैक्सिमम +8 कर सकता है, लेकिन ये दूसरी में आता है, ये 3D में नहीं आता। ठीक है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की क्यों होती है? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ये हो गया कंप्लीट। अब ये टॉपिक भी सर हमारा हो गया। अगला टॉपिक है इसके बाद का, चलो इसके बाद ये टॉपिक लास्ट टॉपिक बचा है इसका। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। ओके, ये 9th टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। अब ये बहुत अच्छे एलॉय बनाते हैं, ऐसा क्यों? कौन से? डी ब्लॉक के एलिमेंट। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं बहुत अच्छे डी ब्लॉक एलिमेंट्स? इसलिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं एलॉय? एलॉय बनाने के लिए एक तो याद रखो कि 15% का डिफरेंस होना चाहिए किसमें? एटॉमिक रेडियाई में। एटॉमिक रेडियाई में। अब सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे कि तुमको 2 एलॉय बनाना है, इसका और इसका। ठीक है, तो इनकी जो रेडियस है उसमें 15% का डिफरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15% का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, तभी उस चीज का एलॉय बनाया जा सकता है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। कितने % का डिफरेंस होना चाहिए? अगर 2 मेटल का एलॉयज बनाना है तो 15% का। ओके, अब देखना। हाँ, कुछ एलॉयज में नाम लिख देता हूं। सब TB कम फेको निकोज जो ये है। ठीक है, अब ये लिख दिया सर हमने। कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों को आ गया। ये हो गया। ठीक है, अब देखो इन तीनों को मिला के किसको निकिल को मिला लो तुम, कॉपर को मिला लो, और किसको मिला लो? जिंक को। इन तीनों को मिलाने पर पता है क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। क्या बनता है? जर्मन
जर्मन सिल्वर क्या बनता है, जल्दी से नोट करो। ये है लास्ट के, ऐसे याद रखना 3D सीरीज के लास्ट 3 एलिमेंट को मिला के क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। अब एक और लिख लेते हैं, कौन कौन सा, पीतल। पीतल बराबर क्या हो गया, कॉपर प्लस जिंक, क्या जिंक। अब ये कैसे, क्यों हिंदी में क्यों लिखा सर, देखो ध्यान से, पौंग को जो, ठीक है, क्या हुआ, पौ से क्या हुआ पीतल, कौ से कॉपर, जौ से जिंक। पीतल किससे बनता है, कॉपर और जिंक से, यानी इंग्लिश में अगर लिखेंगे इसको, ब्रास इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक। ये तो कॉपर और जिंक को मिला के, यानी लास्ट के 2 एलिमेंट को मिला के क्या बनता है, ब्रास बनता है। ये तो ये कुछ एलॉयज होते हैं किसके, 3D ब्लॉक के, आई मीन डी ब्लॉक के 3D सीरीज के। ओके, तो वो एलॉयज क्यों बना लेते हैं, क्योंकि उनका कोई भी एलिमेंट एलॉय क्यों बनाता है, क्योंकि उनकी जो एटॉमिक रेडियस है उसमें 15% का डिफरेंस होता है, तभी वो एलॉयज बना सकते हैं। और इसमें ये कंडीशन पाई जाती है, इसलिए ये बहुत अच्छे एलॉयज बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है हम डी ब्लॉक एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद ऐप करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काला बटन दबा के जाना, दबा भी दिया, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो नोटिफिकेशन आएगी आपको जल्दी पहुंच जाएगी और आप जल्दी देख सकें, क्योंकि हमारी यूजफुल वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दूसरी वीडियो कल आएगी। ओके, उसमें भी हम डी पे ही बात करेंगे, आई मीन डी ब्लॉक पे ही बात करेंगे, एफ ब्लॉक पे बाद में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। तो मैं आपका पीके सर स्माइल करता हुआ, ओके, तो मिलता हूं एक नई वीडियो में और नए जोश के साथ। ओके, तब तक आप बहुत सारी पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।